हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं आपके साथ दोबारा से आ गया हूं और प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी जानते हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आरआरबी के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके हम मैथ्स के पेपर जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। अगली वीडियो में हम रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रैक्टिस को डेली कंटिन्यू रखेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपको डीएफसीसीआईएल के एग्ज़ाम के लिए एंड आपके सीबीटी 2 के लिए, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। तो ये तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कराने का तरीका आपने मेरा देख ही लिया होगा। डीएफसीसीएल वाले बच्चे जानते ही हैं, सारा तरीका उनको मेरा पता ही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। एंड जितने भी आरआरबी एनटीपीसी वाले भी हैं, सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ें और देखें कि यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से मैथ्स को एक एक टॉपिक को समझाया जा रहा है। ठीक है, और वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, और आने के चांसेस उनके 80% है। ठीक है, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में भी, सीबीटी 2 के एग्जाम में भी एंड डीएफसीसीएल के एग्जाम में भी मोस्टली आपको यही देखने को मिलेंगे। एंड आगे जैसे ही हम 5-7 क्लास कर लेंगे तो आगे अगर आपको कुछ ऐसा लगेगा तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज निकाल के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी आए हैं तो उनको चैप्टर वाइज निकाल के भी करा देंगे। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है किसी भी तरीके की। अलग से डीआई की वीडियो मांगोगे, अलग से डीआई भी करा दी जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अभी शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत पहले करते हैं लाइन वाइज। ठीक है, अपने क्वेश्चन करने से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो जो प्रॉब्लम या जो जो आप लोग बोलेंगे, सुझाव देंगे, तो उनको ज़रूर देखा जाएगा और उनको उसी तरीके से किया भी जाएगा। ठीक है भाई। तो जिन्होंने भी अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, सबसे जल्दी फास्ट अपडेट सारी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी और स्टेट लेवल एग्जाम हो, सबकी जानकारी आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड ग्रुप डिस्कशन भी हमने बना लिया है कि आपको अगर ग्रुप डिस्कस करना है किसी से, ठीक है, और वो भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मैंने बना लिया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपको लगती है आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चे हैं वो आपको जवाब देंगे, वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा आपको जवाब। तो आपको मोस्टली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप डिस्कशन चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जल्दी से जल्दी। और मैथ्स के क्वेश्चन तो हम कराने आ ही गए हैं, रीजनिंग के भी डाल देंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तो थोड़ा समय भी लगेगा। ठीक है, और आपको बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट अप्रोच आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन अमाउंट डबल इटसेल्फ ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years, व्हाट इज द परसेंट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मैं मान के चलता हूं कि अभी आपको बेसिक नहीं आता तो 2-3 क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको बता के चलूंगा। जैसे ही हम थोड़े फ्लो में आ जाएंगे फिर मैं डायरेक्ट कर चीज़ों को करना शुरू करूंगा। अभी डायरेक्ट करूंगा तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखी है तो उनको मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। अगर उनको तब भी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है और वो कह रहा है कि कोई भी अमाउंट है, मतलब अमाउंट है कोई भी, ठीक है, वो डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। सिंपल इंटरेस्ट का जब उस पर ब्याज लगता है तो अमाउंट जो है वो डबल मिलता है। ठीक है, मैं हिंदी वालों को समझा देता हूँ। साधारण ब्याज 4 साल में जितना भी प्रिंसिपल है उसको डबल कर देता है। ठीक है, डबल कर देता है। तो बताइए रेट क्या होगी, रेट क्या होगी। ठीक है, आप देखो मैं क्या कहने वाला हूं आपको। मैं मान लेता हूं जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपए है। मैं क्या मान लेता हूं, 1 रुपए मान के चलता हूं मैं। प्रिंसिपल क्या है, 1 रुपए। अब 1 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, रेट तो हमेशा वही रहेगी। समझ रहे हो बात को। अब प्रिंसिपल 1 है और वो कह रहा है कि अमाउंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो जो अमाउंट है वो 2 रुपए हो जाती है। एक का डबल कितना हो जाएगा, 2 रुपए। बात समझ में आ गई। अच्छा, एसआई क्या होता है आप सभी जानते हैं। एसआई क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब आप माइनस करेंगे वही एसआई होता है। ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूँ। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है मूलधन। मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देंगे, एसआई जोड़ देंगे, तो आपका टोटल जो अमाउंट है वो मिलेगा आपको।
बात समझ गए। और एस आई अगर आप निकालेंगे तो ये पी इधर जाके माइनस में हो जाएगा, एस आई आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बात समझ गए आप। ठीक है, तो यहाँ एस आई कितना आएगा, 1 रुपये अगर पी है और 2 रुपये अमाउंट है तो एस आई कितना आएगा आपका, 1 रुपये बराबर में। अब एस आई का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एस आई है वो पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है जी। 1 रुपये यहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल 1 रुपये था, इंटू में रेट और इंटू टाइम, टाइम कितना है भाई आपका 4 साल, 4 साल आपने यहाँ लगाया, बटे में 100, तो 4 से इसे काटोगे तो 25, ये 25 इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 25%। आर कितना आ गया 25%, लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई कि जिनने बहुत ही पहली बार कोई चैप्टर किया है तो वो सिर्फ फॉर्मूला आता है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। बात समझ गए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना और डायरेक्ट बिना पेन और पेपर उठाए कैसे करोगे। मुझे एक चीज बताओ कि जो एस आई है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, आर टी और पी पे, इन तीनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर पी से बात ना करूं तो आर इंटू टी का भी मल्टीप्लाई से डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है मल्टीप्लाई डिपेंड, क्योंकि हमें यहाँ पे पी तो गिवन ही नहीं है, आर गिवन, आर निकालना है और टी हमें गिवन है। ठीक है, तो आर टी का मल्टीपल पे एस आई क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर एस आई क्या है, 1 रुपये यहाँ प्रिंसिपल है और 1 रुपये ही एस आई है, तो मतलब इसका 100% ही पी है, 100% ही एस आई है। बात समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा आर इंटू टी करके जहां पर भी 100% वैल्यू बन जाए वही आपका उत्तर है। क्या है, वही आपका उत्तर है। बस अब देख लो, 4 है, 50 है, कितना बन रहा है 200%, उत्तर नहीं है, मैंने बोला 100% बनना चाहिए। यहाँ पर 25 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 25 चौका 100 होता है, आप बी लगा के उत्तर सीधे आगे बढ़ जाओगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक लाइन में बिना सोचे समझे उत्तर लगा के 100% जहां रहा आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैं बढ़ रहा हूं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। कई लोगों को बहुत दिक्कत थी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सर लेके आइए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको यहाँ पर हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, रेशियो प्रोपोर्शन के, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कार, मैं हिंदी वालों को हिंदी में भी बता के चलूंगा। ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन में दोनों क्वेश्चन लगाने बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, छोटी सी स्क्रीन है, और मैं अगली बार से देखूंगा, एक बार पॉसिबल हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपका जो सुझाव है ज़रूर साझा करूंगा कि आप एक बार बता देना कि हिंदी में भी लाने ज़रूरी हैं क्या। ठीक है, नहीं तो मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ। ठीक है, टू कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बताता हूँ कि दो कार हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे जाते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन वन कार 32, एक कार जब 32 मिनट ज्यादा लेती है दूसरे से, कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बता दीजिए वो कितना कवर कर रही है। बात समझ में आ गई। तो मतलब उन्होंने पहली बात पूरे में डिस्टेंस का कहीं पे जो दूरी थी उसकी कहीं पर बात नहीं करी है, तो मतलब दूरी हमेशा सेम उसने बोली है कि सेम चलानी है हमेशा। तो डिस्टेंस आपका क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, सेम है। जहां पर जब भी डिस्टेंस इक्वल होता है, जो स्पीड होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम घटेगा, और अगर आप स्पीड को घटाएंगे टाइम को इंक्रीज होगा, मतलब दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्पीड जो थी रेशियो, एक जा रहा है 45 से, एक जा रहा है 50 से, तो मतलब एक 45 से जा रहा है, एक 50 से जा रहा है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम में जो रेशियो, मैं रेशियो में बात कर रहा हूँ, टाइम में रेशियो लगेगा 50 से 45। क्या रेशियो लगेगा, 50 से 45। स्पीड को आप रेशियो को क्या करो, सिंप्लीफाई मत किया करो, लेकिन टाइम में आप स्पीड रेशियो को जो क्या है सिंप्लीफाई कर दिया करो। तो 5 से काटूंगा तो यहाँ 10, 5 9, तो मतलब समय लगेगा 10 यूनिट से 9 यूनिट। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द ये कह रहा है कि एक 32 मिनट ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक 10 में ले रहा है, एक 9 यूनिट ले रहा है, तो एक यूनिट का गैप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32 मिनट्स। एक यूनिट का गैप कितना आ रहा है, 32 मिनट्स। अब किसी में भी मल्टीप्लाई करके आप किसी की भी एक से डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस तो बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 32 मिनट है, तो मैं 10 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 320 मिनट। तो 320 मिनट लगेंगे उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब जाएगा, तो उसे 320 मिनट लगेंगे। तो बताओ दूरी कितनी होगी, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना समय। ठीक है, स्पीड कितनी है भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर मिनट है 320, 320, और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई,
ठीक है। तो अब देखो 15 से काटोगे 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 4 से काटोगे 8 चौक 32, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 240 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आंसर देता हूँ। ठीक है। आपका तीसरा, आज का तीसरा क्वेश्चन देखो, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। एक किसी काम को 24 दिन में खत्म कर देता है। वो 21 दिन काम करता है और बचा हुआ काम जो बी है वो 5 दिन में फिनिश कर देता है। तो बताइए ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप जानते हैं कि जो टीसीएस है वो टाइम और वर्क के क्वेश्चन को, मतलब बहुत होता आसान क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा लंबा कर देता है कि ए ने इतने दिन किया, बीच में बी आ जाता है, कभी कभी सी भी बीच में आ जाता है। घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन ना तो आपको कहीं किताब में मिलेंगे, ठीक है, और इसी वजह से मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। जो आ रहे हैं आजकल पुराने जमाने के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं, पुरानी बुक्स उनका कोई मैटर नहीं बचा अब, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चनों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है। तो ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए कितने काम को करता है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और 21 दिन को, मतलब 21 दिन उसने लगातार काम किया। तो मुझे बताओ कि ए अगर 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, 21 दिन उसने लगातार काम किया, तो ए अगर और 3 दिन काम कर लेता तो काम बराबर बराबर हो जाता, मतलब खत्म हो जाता, ठीक है। ए का 3 दिन काम हो जाता तो काम हो जाता, लेकिन ए ने वो 3 दिन काम नहीं किया, ए ने सिर्फ 21 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, और जिसकी वजह से बी को 5 दिन लग गए उस काम को खत्म करने में। कितने दिन लग गए, 5 दिन। तो बी को कितने दिन लग गए भाई, 5 डेज लग गए। और ये दोनों क्या है, इन दोनों का काम बराबर बराबर है कि नहीं है, बराबर बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब ए ने मतलब ए अगर 3 दिन तक काम करता तो खत्म हो जाता, और यही काम बी ने 5 दिन में किया है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से नहीं आ जाएगा, ठीक है। इनके कार्य करने की क्षमता का रेशियो आ जाएगा। तो ए डिवाइडेड बाई अगर बी करोगे तो बी 5 है और बटा 3, तो मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और दोनों मिलके ये एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे, 8 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब चल ए 24 दिन में काम कंप्लीट करता है और एक दिन में अगर 5 यूनिट कर रहा है, तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, तो 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों, अब इसने पूछा है कि ए और बी मिलाकर कितना काम करेंगे, मिलाकर मतलब डिवाइड करना पड़ेगा किन की एफिशिएंसी, ए और बी की, वो क्या आ रही है, 8 आ रही है, तो 8 से ये कटेगा 3 बार, और 5 दिया कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं, और 15 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बात समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दो नंबर आर इन द रेशियो 3:2, दो नंबर जो है आपके रेशियो में है 3:2। 8 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है पहले से और सेकंड नंबर से, और जो नंबर है वो 8 और 5 बचता है, ठीक है। तो नंबर बता दीजिए क्या है, क्या है नंबर, बता दीजिए क्या है, ठीक है। नंबर उसने पूछा, नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला क्या बोला भाई, 3 और 2 की रेशियो में नंबर है, क्या है, नंबर है 3 और 2 के रेशियो में, और 8 और 6 घटाने के बाद जो रेशियो बचता है वो 8 और 5 का बचता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करिए, या मैं आपको बताता हूं इसको ऑप्शन से करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन से करने के लिए सबसे पहले उसने क्या बोला आपसे कि जो रेशियो होगा वो दो नंबरों का रेशियो है 3 और 2 का, कितने का, 3 और 2 का, ठीक है। और उसने पूछ लिया नंबर आपके क्या क्या है। मुझे बताओ अगर 3 और 2 का है तो जो नंबर होंगे वो 3 और 2 के ही मल्टीपल होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं 3 और 2 अगर वो नंबर है, अगर वो नंबर 3 और 2 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 इसमें से आप घटा नहीं सकते, 3 में से घटा नहीं सकते, माइनस में वैल्यू आ जानी है, ठीक है। 6 भी नहीं घटा सकते, ठीक है, माइनस में चला जाएगा, तो नंबर माइनस में नहीं होता। तो सबसे पहले ये तो कंसिडर करो ही मत। बात समझ में आ गई। अगला आपने देखा, अगला छोड़ दो, आपको आंसर दिख ही रहा है, तो अगला अभी लीव करते हैं। अगला देखो, ये है 4 और 3, ठीक है, 40 और 30, 40 और 30 रेशियो रहना चाहिए 3 और 2 का, अब रेशियो रह रहा है यहाँ पे 4 और 3 का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, रेशियो तो 3 और 2 का था, तो बेटा ये 4 और 3 वाला भी उत्तर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उत्तर अब अगला क्या पता, अगला हो सकता है 32 और 24, 32 और 24, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 और 3 का रेशियो होने वाला है, लेकिन रेशियो क्या था, 3 और 2 का रेशियो था शुरू में, ठीक है, था ना 3 और 2 का, यही तो वैल्यू पूछी, इनिशियली तो वैल्यू पूछी है, नंबर क्या थे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 24 और 16, यही आपका उत्तर है, बस इसे लगा के चुपचाप आप आगे बढ़ जाते, और भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। इससे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन दे देंगे, पांचवा क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई, 6 years फ्रॉम नाउ
कीर्ति एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर्स कुणाल, बट 4 years ago शी वॉज 4 times एज ओल्ड एज कुणाल वॉज देन। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, कुणाल की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जब भी एज का क्वेश्चन आए और टीसीएस का आप पेपर देने जा रहे हो तो उनकी लैंग्वेज बहुत ट्विस्टेड होती है, अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, फ्रॉम नाउ का मतलब है प्रेजेंट के बाद। ठीक है, प्रेजेंट के बाद, और एगो का मतलब है प्रेजेंट से पहले। बात क्लियर होगी। अब सबसे पहले मैं एगो में जाता हूँ कि 4 years एगो, 4 साल पहले, मैं मान लेता हूँ अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये आपकी 4 साल पहले की वैल्यू है, 4 years बैक। ठीक है, एगो एगो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 4 years बैक। कौन कौन है भाई, एक तो कीर्ति है और एक क्या है भाई, कुणाल है। ठीक है, ये कह रहा है 4 years एगो शी वॉज 4 times, कीर्ति जो है वो 4 times एज ओल्ड एज कुणाल वॉज देन, तो 4 times एज ओल्ड एज कुणाल, 4 और 1 का रेशियो है 4 साल पहले। ठीक है, प्रेजेंट हमें पता नहीं, और हम 6 साल बाद आए प्रेजेंट से, 6 साल फ्रॉम बाद, तो यहाँ पर रेशियो जो रह गया वो रह गया कीर्ति ट्वाइस द एज ऑफ हर्स ब्रदर, ये 2:1 की रह गई कीर्ति। ठीक है, ठीक है। बात अब मुझे प्रेजेंट एज पूछी है किसकी, कुणाल की पूछी है, तो सबसे पहले मुझे प्रेजेंट एज का रेशियो चाहिए। बात समझ रहे हो। अब इसको कैसे निकालोगे, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप इनका गैप बराबर किया करो। क्या गैप बराबर, इसमें इसमें गैप देखो कितने का है, 3 का, इसमें इसमें गैप देखो 1 का है। तो इनको बराबर करने के लिए आपको यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इनका एलसीएम लेके यहाँ पर 1 की जगह 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे 3 का किया मल्टीप्लाई, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 और 1 तो पहले का है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 3 का मल्टीप्लाई करने की, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3, आगे आ जाएगी वैल्यू। अब ये देखो गैप बराबर हो गया, 1 से 3 वैल्यू हो गई, तो कितनी बढ़ गई भाई, 2 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। और ईयर में कितने बढ़ गए, ईयर में कितने बढ़ गए, ये देखो 4 साल तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको लगेंगे, 4 साल पहले की बात थी, 4 साल तो यहाँ पे प्लस हुए, 6 साल फिर यहाँ पे प्लस हुए, मतलब 10 years में इसमें बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, तो 1 साल में कितनी, 5 years में, 5 year में। ठीक है, अब इसने पूछा है प्रेजेंटेज ऑफ कुणाल, कुणाल की प्रेजेंटेज नहीं, पहले आप या तो 4 साल पहले की निकाल लो या आप 6 साल पहले के बाद की निकाल लो। ठीक है, किसी भी निकाल लो। अगर एक की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर वो 4 साल पहले 5 साल का था, और इसके 4 साल के बाद, क्या कितने साल के बाद प्रेजेंटेज पूछ रहा है ना, तो प्रेजेंट में 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके 4 साल के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का, और 9 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो बहुत ही बेसिक से बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ, और आपको वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करता हूँ, छठा क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा क्योंकि 30 क्वेश्चन एक मतलब 50 मिनट के अंदर, थोड़ा सा समझाने के साथ साथ थोड़ा सा टास्क मेरे लिए डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो, और जल्दी जल्दी थोड़ी सी समझने की कोशिश भी करना। ठीक है, ए सेल्स एन आर्टिकल बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल करता है 20% के प्रॉफिट पे सी को, सी अगर 360 रुपए पे करता है तो कॉस्ट प्राइस बता दीजिए ए का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं, डीएफसीसीएल की प्रैक्टिस सेट में भी बहुत क्वेश्चन कराए हैं, बट फर्क क्या होता था, वहाँ डाटा थोड़ा अच्छा होता था, यहाँ डाटा थोड़ा छोटा है, बस इतना ही फर्क है। कंसेप्ट वही लगेगा और मैं वही लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सिंगल लाइन में करता हूँ, आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए किसी भी आर्टिकल को 100 रुपए में लेके आया, और इसने फिर बी को कितने प्रॉफिट में बेचा है, 20, तो मतलब 120 रुपए का बेचा होगा। ठीक है, बी सी को बेचता है कितने, 20% प्रॉफिट पे, तो जैसे ही इसमें 20% प्रॉफिट लगोगे, मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं, प्रॉफिट जब भी दो आपको जीरो दिख जाए उन्हें हटा दो, और जो ये दिख जाए उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी कितना होता है, 24, 24 क्या करो, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे 24 तो 4, तो 4 144, सी ने कितने में खरीदा, 144 ने, और वैसे पैसों में कितने में खरीदा भाई, 360 रुपए में एक। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 360/144, और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ए की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, तो इंटू क्या कर दो आप इसमें, 100 इंटू आप इसमें कर सकते हो। अगर आप 12 से काटना चाहो तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 12 144 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 चौक 12, और 4 से काटोगे ये हो जाएगा 25, 25 और ये एक जीरो, 25 के आगे एक जीरो लग जाएगा, 250 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए, यही तरीका मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, यही वाला तरीका। ठीक है, ठीक है भाई, तो और भी तरीके हैं लेकिन ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, 7th क्वेश्चन देखो, 7। ठीक है, आपका बोर्ड मार्क्स का है, बहुत ही आसान है, जल्दी से खत्म करते हैं, ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7 इसमें रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड मार्क्स में बताया है कि सबसे पहले एक बार और बता देता हूँ क्या होता है ये बोर्ड मार्क्स, क्या होता है बोर्ड मार्क्स। बी से होता है आपका ब्रैकेट, ठीक है, ओ से होता है आपका ऑफ, डी से होता है आपका डिवाइड, एम से होता है आपका मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है आपका सब्ट्रैक्शन। बात समझ गए, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ 5 + 2 × 3 डिवाइड लगा हुआ है,
तो अपॉन में 6 इंटू में 3, ठीक है, यहाँ पे इंटू में 3 है, ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 दूनी 6 है, 6 से 6 खत्म, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। ये है भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। मैं पहले बता देता हूँ, डीएफसीसीएल में ट्रिगो, एल्जेब्रा और अर्थमेटिक मतलब आपकी एडवांस पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत हल्का एडवांस है, अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर समझ सकते हैं, और आपका एडवांस भी बहुत हद तक यहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ टेन थीटा बराबर 1, तो जिसने भी बेटा, मैं जानता हूँ कि 10वीं जो है 10th क्लास जो है वो सबने क्या करी है, सबने मैथ्स से ही की है। और मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का 10वीं में क्लास में चैप्टर था वो 8वां चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और 9वां था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल वगैरह बताई गई थी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो वो अगर आपको अब तक याद है तो आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा आपका 45 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं इस बात में, ठीक है। तो अब उसने बोला ये वाली वैल्यू निकाल दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाल दो। तो आप जानते हैं कि आप अब इसमें आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 45 पे, कॉस 45 पे, इन सब पे वैल्यू पता नहीं होनी चाहिए 45 पे, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी सेम होता है 1/√2, माइनस फॉर्मूले का लगा हुआ है कॉसेक स्क्वायर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, 1/√2 है तो कॉसेक में होता है 45 में √2, और इसका क्या है आपका स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। √2 का जब भी मल्टीप्लाई होता है आपका एक ही बार वो वैल्यू लिख दी जाती है, तो 2 इंटू 1/2 माइनस में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी 2, तो 2 से ये गया 2, मतलब 1 माइनस 2 बचा है, इसकी वैल्यू आती है -1, -1 इसका क्या है, राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपसे पूछा है एरिया निकाल दीजिए ए बी सी का, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या होता है कि जब भी कोई भी सर्कल होता है और सर्कल के सेंटर से आप डायमीटर को खींचते हो, ठीक है, ये यहाँ से डायमीटर है, इस यहाँ से मतलब ये डायमीटर को जब आप सर्कल के सेंटर से किसी मतलब कॉर्ड को पास करते हो तो वो डायमीटर होती है, और डायमीटर से आप दोनों कोनों पे कहीं पे भी टच कर देते हो ऐसे, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। वही यहाँ हो रहा है, ये देखो सेंटर है, सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, पास हो रही है, और ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक एंगल बना रही है, ठीक है। ये एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। सेमी सर्कल मतलब ये सेमी सर्कल ही तो हो गया, अगर नीचे वाला पार्ट ये वाला खत्म कर दोगे तो सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का बोलता है, 90 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री में आप सभी जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखने की कोशिश की होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, ठीक है। इसमें ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो आपका एक तो 16 आ जाएगा, एक यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला नहीं, इसमें पता नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आप सभी जानते हो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो क्या होता है, हाफ इंटू पी इंटू बी होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या आप ये भी मान सकते हो बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होती है, हाइट जो है 90 डिग्री जो एंगल होता है, समझ गए। तो बस हाफ हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 बार, और 1 16 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 160। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि अगर 4y-1 और y+4 दोनों फैक्टर हैं इस इक्वेशन के, तो बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू आपकी पॉसिबल है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं बहुत ही अच्छा आपको मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन का, कि जब भी आपसे कोई इक्वेशन बोले और कोई आपके ये ऐसी वैल्यू दे दे और ये बोले कि ये इसके फैक्टर हैं, क्या है, ये इसके फैक्टर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इनके बराबर, इनके ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इनके बराबर 0 डालो और वैल्यू निकालो, और वही वैल्यू इन पे सेटिस्फाई करा दो, तो वैल्यू जो आएगी ना उनकी 0 आएगी। क्या आएगी, 0। ये 9th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसमें आपको सिखाया गया था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये वहां से आया है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो आपको फैक्टर दिए गए हैं उनको 0 के बराबर रखना है 1/1। तो इसको अगर आप 0 के बराबर रखोगे यहाँ से 0, तो 4y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, और y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए इस इक्वेशन में, तो जहां पर यहाँ पर इस इक्वेशन में y लिखा हुआ है वहां पे आप 1/4 लिखेंगे, और बराबर में 0 आनी चाहिए वो वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो लिख दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है p इंटू वाई स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, प्लस 15 इंटू 1/4,
ठीक है, माइनस में क्यू, ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी 0, ठीक है, क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी p/16 और प्लस में आपका 15/4 और माइनस में आपका आ जाएगा q बराबर 0, यही आ जाएगा। एक बार आप y बराबर -4 आपको पुट करना पड़ेगा क्योंकि y प्लस बराबर 0 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 आ जाएगी। मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड में मिटा देता हूँ, फिर आप जगह बच जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने मिटा दिया वैसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ, अब देखो क्या क्या लिखूंगा मैं, तो y-4 लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो y-4 है तो y -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर, सॉरी 16y स्क्वायर नहीं 16p, माइनस में यहाँ पे -4 करूंगा तो माइनस में 60 आ जाएगा, यहाँ माइनस में q बराबर में 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, p और q में आपको दो इक्वेशन दिखेंगी और आप दो इक्वेशन बनाने की कोशिश कर लो और फिर इसमें देखो क्या रिलेशन आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है, क्या रिलेशन आपका ट्रू हो रहा है। तो एक बार अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ पूरे का, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ये वैल्यू हो जाएगी p, ठीक है, और ये वैल्यू जाएगी आपकी प्लस में, यहाँ 16 बनाना पड़ेगा, 4 4 तो p+60 और माइनस में आपका आ जाएगा 16 क्यू बराबर में 0 और p+60 -16 क्यू बराबर में आपका आ जाएगा 0। तो एक इक्वेशन तो यहाँ आ गई भाई, एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई और एक दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि एक में अगर p के साथ 16 है तो दूसरे में q के साथ 16 है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों सिमिलर सिमिलर है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो p बराबर जो है, अगर q, अगर यहाँ पे p बराबर आप q कर दोगे तो यही इक्वेशन आपकी दोबारा आ जाएगी और यहाँ पर p बराबर q कर दोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब p बराबर q इसमें क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आपको ऐसा सही नहीं लग रहा है तो आप ऐसा करो, ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इनको आप एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप इसमें लगा सकते हो और p और q की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन गलती करने वाला क्वेश्चन है, बच्चा जल्दबाजी में गलती कर सकता है, ठीक है, सबसे पहली गलती, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप पॉइंट पॉइंट तो भूल जाओ, सबसे पहली चीज तो पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, अंदर नंबर देखो, नंबर क्या है, ठीक है। नंबर जैसे आपने देखा 81, आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, तो अंडर रूट में है तो मतलब 9 आने वाला है, 9 इंटू 4 करोगे तो वैल्यू 36 आने वाली है, ठीक है। वैल्यू क्या आने वाली है, 36 वैल्यू आने वाली है। ऑप्शन चेक करो 36 वैल्यू कहाँ पर है, 3 में 36 है, 1 में 36 नहीं है, तो पहला उत्तर पॉसिबल नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर वैल्यू बचती है 36 में 3, ठीक है। अब आपको पॉइंट चेक करने हैं, क्या करने हैं, पॉइंट, तो अब आपको पॉइंट चेक करने पड़ेंगे और कोई चारा आपके पास नहीं है। पॉइंट देखो बेटा, तो पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 के बाद आपका मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो अंडर रूट में लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद आपको अगर 6 है, अंदर 10 की पावर -6 है और अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट की वैल्यू है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो अंडर रूट आप सभी जानते हैं कि पावर होती है 1/2, 2 से काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -3, कितनी आ जाएगी 10 की पावर -3, तो मतलब 3 के बाद आपका पॉइंट लगा होगा, देख लो 36 में 3 के बाद, यहाँ 2 के बाद है ऑप्शन उत्तर नहीं है, यहाँ कितने के बाद है 4 के बाद है ऑप्शन उत्तर नहीं है, ये आपका 3 के बाद है, तो यही आपका उत्तर पॉसिबल है। समझ गए, 11 क्वेश्चन हो गए हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करेंगे कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन दे रखी है, इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज वगैरह आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। तो 75 है, यहाँ पर 20 है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है, ठीक है। 1/5 इसको करोगे तो 5 से काटोगे 15, 15 वैल्यू आएगी। यहाँ 225 है और यहाँ पर माइनस में है x परसेंट ऑफ 420, x परसेंट ऑफ 420, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये 15 के अंदर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, बात समझ गए। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी x परसेंटेज ऑफ 420 बराबर में 15 माइनस हो जाएगा इसमें से 225 में से, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 210, ठीक है, 210 वैल्यू बचेगी। अब देखो आप जरा, अब देखो आप जरा, यहाँ पे लिख सकते हो x इंटू 1/100 इंटू में 420 बराबर में 210, ठीक है। अब 210 गुनी 420 होता है और 2 पंजे 10 मतलब 50, x/50 बराबर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो x बराबर की वैल्यू कितनी आ रही है 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 50, उत्तर आपका उत्तर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो आज की मुझे लग रहा है ये थोड़ी शिफ्ट थोड़ी सी इजी है, ठीक है। तो एक दो लेवल जैसे ही बढ़ाऊंगा फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आपके पास, ठीक है। तो शुरुआत है, आज शुरुआत इसी से करते हैं, फिर अच्छी अच्छी लेवल की शिफ्ट भी लेके आऊंगा, CHSL के भी पेपर की क्वेश्चन जरूर आपको कराऊंगा, ठीक है। बस बने रहिए साथ में और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक करना जरूर मत भूलना, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिफरेंस बताओ इनके और इनके बीच में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1/2 300 का होता है 150
और 3/5 5 200 का था, काट दो, 40 से कटेगा, 40 दिया कितने होते हैं 120, 120 और 150 में डिफरेंस कितना है 30 ही का डिफरेंस। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाई विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट दिस। तो ये बोल रहा है कि इस नंबर में, ये जो आपके सामने नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं मान लूँ k का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए जो आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, फ्रैक्शन में लिख देते हैं एक बार, मिक्स फ्रैक्शन से हटा के। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपकी वैल्यू 55 25 2 27/5 आती है, ठीक है। तो 5 आती है, 5 से 5 कट जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/11। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो 11 दूनी 22, 5/11, ठीक है। 2 सही, 5/11 आपका क्या है राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ों को, ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 7 का लीस्ट मल्टीपल निकालो। लीस्ट मल्टीपल 7 का सबसे छोटा मल्टीपल निकालो जो 6 8 और 12 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम के जब मतलब मिक्स क्वेश्चन या एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन कराए थे, वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वहां से आप बेसिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा उसमें बेसिक बता दिया आपको, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, मतलब थोड़ा छोटा होता है, तो मैं इसमें ऑप्शन से जाना प्रेफर करता हूँ। बकाए मैं इनका एलसीएम निकालूं फिर -1 करूँ, उससे मैं ऑप्शन से जाना प्रेफर करता हूँ। तो ऑप्शन में सबसे पहले बोला है उसने लीस्ट मल्टीपल, ठीक है, 7 का, ठीक है, 7 का मल्टीपल उसने बोला है कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल पहली बात तो वो होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे ही ऑप्शन पे नजर मारता हूँ, लीस्ट की बात है, 25 तो 7 का मल्टीपल ही नहीं है। लीस्ट तो भले ही है लेकिन 25 7 का ही मल्टीपल नहीं है, 73 का भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 169 का भी मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ एक का ही मल्टीपल है 49। आपको कुछ करना ही नहीं था, 49 लगा के उल्टा आ जाना था अगले क्वेश्चन के ऊपर, जैसे अब हम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान, ठीक है, कराने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 22 साइन स्क्वायर 68 माइनस साइन स्क्वायर 16 कॉस 16 साइन 74। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके की क्वेश्चन, इसमें आपको आइडेंटिटी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, लेकिन इसमें थीटा थीटा बराबर होना चाहिए अगर ये वाली आपको लगानी है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ कॉस है, ये भी दिक्कत है। एक ये भी होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पहली बार मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा मुझे बेसिक बताना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए। तो बस कुछ नहीं है, या तो आप इस कॉस को साइन में चेंज कर दो या आप इस कॉस को साइन में चेंज कर दो, कोई भी एक को चेंज कर दो, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 है, अगर इसको चेंज करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 68। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। तो साइन स्क्वायर 68 प्लस में कॉस स्क्वायर 68, इसको आप लिख सकते हो अपॉन में 2। सेम ऐसा ही, या तो इसको साइन का कॉस में चेंज कर दो या कॉस का साइन में चेंज कर दो। तो अगर मैं इसे कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। साइन स्क्वायर 68, तो आप देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, पहली बात तो ऊपर नीचे सेम हो गया। सेम होने का भी मतलब नहीं तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, तो काट दो या 1 लिख दो, जो भी आपकी मर्जी आप वो कर दो। तो मतलब वैल्यू क्या है 1/2 रह गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर 16 रह गया, तो साइन स्क्वायर 16 तो कुछ कर नहीं सकते हैं। माइनस, जैसे ही आपने देखा यहाँ पर वैल्यू है कॉस 16 और कॉस साइन 74। तो आप एक चीज जरूर देखा करो कि जो दो आपको अलग अलग एंगल दे रखे हैं कॉस और साइन में, इनमें 90 बन रहा होगा, ठीक है, देखो 90 बन रहा होगा। 6 4 10 0 हासिल 7 और 8 9, 90 ही बनेगा तभी आपका पॉसिबल है। 90 जैसे ही बन जाए तो आपका मतलब ये होता है कि या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या कॉस को साइन में चेंज कर दो। जैसे ही आप कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, या आप ऐसा करो इसकी वैल्यू इसमें चेंज कर दो, साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 16 आपके पास ऑलरेडी है, तो आप ऐसा करो साइन को कॉस में चेंज कर दो ताकि आपको आइडेंटिटी लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कॉस 16 तो ऐसे इट इज लिखो, इंटू में साइन 74 को आप लिख सकते हो कॉस 16, तो कॉस 16 इंटू कॉस 16 हो जाता है कॉस स्क्वायर 16। तो साइन स्क्वायर 16 माइनस में कॉस स्क्वायर 16, ठीक है, ये आ गया भाई। अब जैसे ही आप यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर 16 प्लस में कॉस स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी है, तो 1/2 माइनस में यह वैल्यू क्या बना देगा 1 बना देगा। 1/2 में से 1 जाएगा तो वैल्यू आएगा माइनस का 1/2, ठीक है, आधे में से 1 को निकालोगे तो माइनस का आधा बचेगा। क्लियर बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन,
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन कराते हैं। एक बैग है, वो कंटेन करता है कार्ड, कार्ड कंटेन करता है जिनमें नंबर लिखे हुए हैं 33 से 92। कितने? 33 से 92 नंबर लिखे हुए हैं। एक कार्ड को अगर आप बैग में से हटा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ड्रॉन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 33 से 92 के बीच में नंबर कितने हैं, टोटल टोटल नंबर कितने होते हैं 33 से 92 के बीच में, और इनके बीच में आपको परफेक्ट स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो ठीक, सबसे पहले 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर, पचम 25, 6 छंग क्या होता है 36, तो मतलब 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर नहीं आ पाएगा। ये 1 2 3 और 4, 4 वैल्यू पॉसिबल है। क्या है? ऊपर 4 आएगा, ऊपर 4 आपका आएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 33 और 92 के बीच में नंबर कितने हैं, ठीक है। 33 और 92 के बीच में क्या है, नंबर कितने हैं, ठीक। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये टोटल नंबर जानने हैं कि इनके बीच में नंबर हैं कितने टोटल, ठीक है। इनके बीच में टोटल नंबर हैं कितने, तो टोटल नंबर देख लो भाई, 33 और 92 के बीच में नंबर कितने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का गैप ले लो। सबसे पहले इन दोनों का गैप लोगे तो गैप कितना आएगा भाई आपको, 9 3 12 हासिल 1, 3 और 1 4, 5 4 9, 59। 59 में क्या कर दो, एक को ऐड कर दो। क्या कर दो, एक को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 60। ये है आपके टोटल नंबर 60। आप यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया 60, तो 4 से काटोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/15 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/15 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चों को ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया होगा जब मैंने बताया। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एपी कोई भी नाम है, एपी एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि मतलब सेम गैप से चीजें बढ़ रही होती हैं, ठीक है। उसका ए एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए फर्स्ट टर्म मतलब n-1 नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू में डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए एन होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ बेटा लास्ट टर्म कितनी है, 92 थी, ए क्या है भाई यहाँ पे 33, प्लस में n-1, डी की वैल्यू क्या है, मतलब गैप कितने का, एक एक का चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस में 1 करोगे, ये इसका तरीका था, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन, उसने बोला है एलसीएम बताओ 30 40 45 का, 30 40 45 का एलसीएम बता दो, ठीक है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला लोएस्ट है 5, क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 5 आपका एचसीएफ भले ही हो सकता है बट मल्टीपल नहीं, ठीक है। मल्टीपल हमेशा इनकी वैल्यू से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो ये तो उत्तर पॉसिबल है नहीं। 54,000 तो सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 115 जब चेक करोगे तो 115 3 डिवाइड 30 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 360 जैसे ही पे आओगे आप, कितने पे आओगे 360 पे। तो एक बार डिवाइड करके देख लो, एक जीरो से तो एक जीरो, 3 से कटा 12 पे, एक जीरो से एक जीरो, 4 से कटा 9 पे, और 45, 45 क्या होता है 9 का मल्टीपल, और 360 भी क्या है 9 का मल्टीपल। तो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 360 है, और लगा के आप क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जैसे हम बढ़ रहे हैं अपने 9 19। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 3200 इन्वेस्ट करूं मैं 10% पर एनम से, और कंपाउंडेड उसमें क्वार्टरली लगाऊं, तो बताओ 3362 कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3362 कब हो जाएगा। सबसे पहली बात उसने बोला कि 10% जो रेट है वो पर एनम की है, मतलब सालाना 10% रेट है, और आपको क्वार्टरली लगानी है। क्वार्टरली का मतलब है आपको तीन तीन महीने के 4 साइकिल में लगानी है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो क्वार्टरली की ये रेट आ जाएगी। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बनाना चाहूँ तो 10/4 और इंटू में परसेंटेज हटा के इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो मतलब 1/40, कितनी आ जाएगी 1/40, ये आ जाएगी भाई आपकी, ठीक है। 1/40 आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करो, कुछ भी मत करो, आप ऐसा करो, तो ये रेशियो मेथड लगा दो। 40 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 पहले साल, मतलब पहले क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में, और उसके बाद फिर अगेन उसमें हो जाएगी 40 से 41, ठीक है, अगले आपके क्वार्टर में, ठीक है। 3 3 6 महीने आप जा चुके हो, तो 6 महीने निकाल लो पहले, फिर देखो कितने पास आप उसके पहुंचे हो। तो जैसे आपने देखा 1600 होता है ये, और ये होता है आपका 1681, ठीक है। 1600 होता है, 1681, 1600 ये जो होता है यहाँ पर ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, और इनके बीच का गैप जो होता है वो सीआई होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये यूनिट में काम चल रहा है, पैसों में जो 1600 की वैल्यू है वो 3200 है, तो मतलब इंटू 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। 1681 का भी अगर तब 2 गुना करते हो तो वैल्यू आती है 2, 8 दूनी 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 3362। और यही तो आपसे पूछा था 3362 कितनी देर में होगा, मतलब प्रिंसिपल भी आपका 3200 बन गया यहाँ पे, और ये भी आपका 3362 बन गया। कितनी आपने साइकिल लगाई, 3 महीने की एक, 3 महीने की एक, 6 महीने की लगाई, तो साल में 6 महीने कितना, मतलब हाफ ईयर। बात समझ गए, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन करने के लिए चलें।
देखो 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 दिन। ए बी सी तीनों किसी काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है। ए बी और सी किसी काम को तीनों जो है 14 दिन में करते हैं, सी अकेला 42 दिन में उस काम को करता है, ठीक है। तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम लेके टोटल वर्क हो जाएगा 14 या 42, मतलब 42। तो यहाँ पे 14 है, इनका डिवाइड करोगे या एलसीएम लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और इसकी करोगे 42 एकम 42, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि सी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, ये इसकी एफिशिएंसी होती है और ये इनका टोटल वर्क है, समझ गए। ये तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, ये अकेला 1 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, 2 काम करते होंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 यूनिट की एफिशिएंसी आ रही है पर डे की। अच्छा, टोटल 42 दिन है और आपसे यही पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल 42 काम करने में इन्हें कितने दिन में लगेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 21 दिन आपके लगेंगे, टोटल 21 डेज। बात क्लियर होगी। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन हो गए, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, 20 क्वेश्चन पे ओवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि 20 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत हो जा रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में आपका 45-50 मिनट लग जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन के सेट बहुत होते हैं एक बार में, ठीक है। और ट्राई करेंगे किसी दिन 30-30 क्वेश्चन भी करने की। तो आज 20 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे अगली, और फिर उससे अगली मैथ्स की, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगले आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में रीजनिंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।